Welcome to Yogi Ram Podcast. Today, we are honored to have Alok Gagdekar sir, the versatile Indian actor renowned for his remarkable performance in iconic films like Bajrangi Bhaijaan, Rang De Basanti, and Kai Poche. With a rich career spanning diverse roles in projects such as Emergency 2025, Delhi Crime Season 2, and Guilty Minds, Alokji's passion for storytelling shines through every character he embodies. A multilingual talent fluent in Hindi, Gujarati, Marathi, and English, he brings a unique perspective to the art of cinema. Join us as we dwell into Alok sir's inspiring journey. वेरी वार्म वेलकम आलोक सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। एंड थैंक्स। मैं एक बार अगेन जो है अभिषेक खन्ना सर का और अमित चेतवानी जी का भी थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने आपसे कनेक्ट किया। हमको कनेक्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल। Sir, moving to the first question of the podcast, sir, please share your journey, telling us a bit about your early life and how you got into acting. Acting में कैसे आए, क्या क्या शुरुआत में पड़ाव आए, क्या क्या कठिनाइयां आई और कैसे सर अभी आप इस बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं सर। हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा कि हमसे बात करे और मैं अपने निजी जीवन के बारे में, अपनी पूरी एक अभिनय यात्रा के बारे में आपको बताऊं, तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और मेरी शुरुआत करें ना, तो बेसिकली क्या होता है ना कि आप सोशल कॉज को लेकर जब आपके अंदर एक अवेयरनेस आती है कि समाज में आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो उसको बदलने के तरीके आप ढूंढते हैं कि हम उन्हें कैसे बदलाव लाए कि भाई यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर बिजली की बचत करनी चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की मैंने अपने जीवन में। और तब मैं 16-17 साल का था। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो एक वहां से कम्युनिटी थिएटर से शुरू करते हुए फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि कुछ भी करो यार, ये यात्रा बड़ी अच्छी है कि आप 10 मिनट के लिए भी कुछ और बन जाते हो। जैसे मैं झबूरा बनता था, मैं कभी फकीरा बनता था, कभी मैं चिमटा बनता था, कभी मैं पेड़ बनता था। तो इन सब की भी एक यात्राएं होती थी, तो कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन मेरा डेवलप हो रहा था जब मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा था। और फिर मैंने अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। तो मैंने अहमदाबाद में मेरे कैंपस थिएटर जिसे बोलते हैं, कैंपस थिएटर, तो कॉलेज में फिर मैंने थिएटर में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ एक बहुत अच्छी एक कंपटीशन होती थी, आईएनटी वन एक्ट प्ले कंपटीशन कॉलेज में। तो वो आईएनटी जो है वो बॉम्बे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो बॉम्बे से अहमदाबाद के साथ कनेक्ट हुई थी कमर्शियली। तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से वो एक फील आई कि कहीं ना कहीं आप अभिनय को अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं। तो मेरे मेरे गुरु जिन्होंने मुझे अभिनय की तालीम दी, वो सौम्य जोशी जी, जो अहमदाबाद में है, आज भी बहुत अच्छा रंगमंच कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फिर ये गाइड किया कि यू कैन ट्राई फॉर द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में या पूरी एशिया में एकमात्र एक ऐसी थिएटर इंस्टीट्यूट है कि जहां आपको थिएटर सिखाया भी जाएगा और आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा, रहना खाना भी मिलेगा। तो फिर मैंने ये किया कि मैं अभी अपने अभिनय को और अपने थिएटर को ही व्यवसाय के रूप में लेकर जाऊं। और 2003 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन किया। और 2003 से 2006, यानी हमारे डायरेक्टर साहब थे देवेंद्र राज अंकुर जी, डॉक्टर अंकुर सर। फिर जब हम फाइनल ईयर में आए तब हमारे डायरेक्टर साहिबा रहे अनुराधा कपूर मैडम। और 2006 के बाद फिर मैंने अपने टैलेंट को इतना तराश लिया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहकर कि हमने हर तरह के नाटक किए वहां पर। संस्कृत नाटक किए हमने, के एन पणिकर जी के वहां पर केरला में जाकर हमने संस्कृत में पूरा का पूरा तैया तैयम नाम का एक परफॉर्मेंस तैयार किया था हमने। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने पुराने पुराने दिनों में जा रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ये फायदा होता है हर किसी को कि वो आपको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग में लेकर जाता है। तो हम केरला में रहे, के एन पणिकर जी के घर रहे,
हमने वहां पर कल्लरी पैट्टम सीखा, हमने वहां पर कुडियट्टम सीखा, हमने वहां तैया तैयम का परफॉर्मेंस तैयार किया, उसके शो हमने दिल्ली में किए। तो वहां से हमको वो चीजें पता चलने लगी कि इस देश में कला के रूप में काम करने के लिए कितना कुछ है। जैसे होता है ना कि कुदरती संपदा को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत है, वैसे कला को भी ढूंढने के लिए अभी वैज्ञानिक बनाने पड़ेंगे, हम आर्टिस्ट वैज्ञानिक बन जाए। आप समझ रहे हो ना कि कहाँ, हाँ, कि राजस्थान का एक कोई आर्टिस्ट, वो राजस्थान का कोई चक्री नृत्य होता है, चक्री नृत्य, तो वो चक्री नृत्य कैसे होता है कि वो एक थाली के ऊपर लड़की दोनों पैर रख के और थाली पे वो नृत्य करती। तो अब ऐसी नृत्य कलाओं को कौन ढूंढेगा? जैसे समाज शास्त्री ढूंढते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स को, या जैसे वैक्सीन ढूंढी जाती है, वैसे हम सबको ये वैक्सीन ढूंढने पड़ेंगे। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हर तरह की हमने तालीम ली, रियलिस्टिक नाटक किए हमने, फॉरेन के प्लेस किए हमने, रशियन थिएटर किया हमने, ग्रीक थिएटर किया हमने, क्लासिकल इंडियन ड्रामा किया, मॉडर्न इंडियन ड्रामा किया, बहुत कुछ पढ़ा वहां पर हमने पुस्तकालय में। तो वहां से मैंने राहुल शंकरदयान जी को पढ़ना शुरू किया, घुमक्कड़ शास्त्र के बारे में पढ़ा कि एक एक्टर को घुमक्कड़ होना भी उतना ही जरूरी है। तो वो किया। और जब बॉम्बे में आए तो आपको पता ही है कि बॉम्बे का एक अपना संघर्ष है, तो जिसे मैं संघर्ष नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है कि आपको कुछ सबक सीखते सीखते रहना है और आगे बढ़ना है, गलतियां करनी है, उससे सबक लेना है और आगे बढ़ना। तो वो जो चक्र चलता रहता है, गलतियां करते हैं, सुधरते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चक्र आज मेरा इस कदर है कि मैंने सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया है। ऑल नंबर वन डायरेक्टर लाइक इम्तियाज अली, मैंने एक शॉर्ट फिल्म इम्तियाज अली के साथ की है जिसका नाम है इंडिया टुमारो, शेयर बाजार के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत कमाल की वो सीरीज शॉर्ट फिल्म थी। और ये वो वाला दौर था कि पॉकेट सिनेमा शुरू हो रहा था, हाँ। और ये तब मैंने की थी 2015 में या इस तरीके से। और आज भी उसकी व्यूवरशिप इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो फिल्म में है ना, छोटी सी फिल्म में बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ऐसे हर किसी के, हर तरह के डायरेक्टर की प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ। इम्तियाज अली का एक्टिंग प्रोसेस मैंने देखा कि वो 18-19 टेक तक आपका वार्म अप ही करवाते रहते हैं, एंड देन ही स्टार्ट की आलोक अभी कुछ मिल रहा है, गुड। तो वो प्रोसेस, अब आप सोचिए कि रणबीर कपूर जी ने भी वही प्रोसेस से तमाशा फिल्म में काम किया हो। फिर मैंने कबीर खान जी के साथ काफी काम किया, आई मीन 3 फिल्में की मैंने उनके साथ। और मैंने बजरंगी भाईजान, फिर ट्यूबलाइट, फिर 83, तो उसमें भी काफी हद तक हम करने वाले थे। तो कबीर जी का भी एक अलग प्रोसेस है, इम्तियाज अली जी का अलग प्रोसेस है। फिर मैंने गट्टू जी के साथ काम किया, टाइप पे थे अभिषेक कपूर, तो उनका एक अलग प्रोसेस था कि आप पॉलिटिशियन का कैरेक्टर कर रहे हो तो सर एक ये काम कीजिए ना कि आप अपना डायलॉग खुद लिखिए, तो इतने लिबर्टी मिलती है उनके प्रोसेस में। इम्तियाज अली सर में भी बहुत लिबर्टी मिलती है, आपको आना चाहिए काम, वो तो लेना चाहते हैं, आप कितना करके दिखाते हो, तो ये उनका एक नेसेसरी रहता है। फिर मैंने कमर्शियल डायरेक्टर जो एकदम मासिव फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर है, तो उनके साथ भी काम किया मैंने, साउथ के प्रभु सोलेमन, हाथी मेरे साथी फिल्म की। मैंने वेब सीरीज में भी अच्छा काम किया है अभी तक, तो जैसे कि नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम सीजन 2, फिर ये अमेजोन पर है गिल्टी माइंड का जो शो है। और अभी लेटेस्ट इमरजेंसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि दैट इज माई, है ना, मुझे अपने हिसाब से लगता है कि जो मैं अभी तक मेहनत करते आया हूँ उसका मुझे ये एक अच्छा फल मिला है। तो वैसे तो हम अभिनेता हैं तो कर्माणि वादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस मंत्र के साथ चलते रहते हैं। और साहित्य से जोड़ा जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो ये फिलोसॉफी के साथ अगर मैं बात करूं तो मुझे कंगना रनौत जी के साथ काम करने का ये सौभाग्य रहा कि मैं उसमें सिलेक्ट हुआ उस कैरेक्टर में। वो कैरेक्टर बहुत ही हिस्टोरिकल कैरेक्टर, यानी काफी लेजेंडरी है वो, जो लॉ के मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे कानून मंत्री रह चुके हैं, श्री शांति भूषण जी, और उनके सुपुत्र है अभी प्रशांत भूषण जी,
जो वो बहुत बड़े लॉयर है, उनके पूरा परिवार ही लॉयर है, और उनके परिवार में एक लड़की लड़की लॉयर नहीं है, वो फिल्म मेकर है जिन्होंने गिल्टी माइंड वेब सीरीज डायरेक्ट की थी, शेफाली भूषण। तो मैंने उनके साथ भी काम किया और उनके फादर का कैरेक्टर भी निभाया, तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। 75 की कहानी थी, इमरजेंसी, आपको पता ही होगा, हम सब उस दौर को पढ़ते आए हैं। तो वो सिर्फ किताबों में पढ़ा था और पापा से सुना था कि इमरजेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, कि 75 में विद्यार्थियों को किस तरीके से लाठीचार्ज होता था विद्यार्थियों पर, उन्हें कैसे जेलों में भर दिया जाता था। तो मेरे पापा भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जेपी नारायण जी की मूवमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था मुझे, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ता था मैं, और ये किरदार मिला। और कंगना जी ने पूरी की पूरी लिबर्टी दी हमें परफॉर्मेंस करने के लिए, जो जो बहुत बड़ी बात होती है कि हिस्टोरिकल फिल्म में आपको अभिनय की लिबर्टी मिले। संवादों की तो लिबर्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो संवाद तो आपके जो 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 हिस्टोरिकल है वही आपको बोलने हैं, लेकिन उन्होंने स्टाइल और इन सारी चीजों पर मुझे काफी काम करने को दिया। तो वो उनके साथ काम करके बड़ा आनंद आया मुझे। तो ये इस तरीके से एक अच्छा जर्नी रहा। तो दिस इज माय लाइफ टिल टू। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मूविंग बैक टू द बजरंगी भाईजान, सर वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो भूमिका कैसे मिली और उसके क्या क्या अनुभव थे, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, बजरंगी भाईजान, एक तो आपको पता ही है कि बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं इनका, मुकेश छाबरा जी का, मुकेश छाबरा, जिन्होंने कास्टिंग के एक प्रोफेशन को इतना कॉर्पोरेट और प्रोफेशनली डील किया कि आज हमारे जैसे कलाकार लाइक बड़े पर्दे पर बहुत हम हमारे लिए ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष किए बिना आप वो मकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपकी टैलेंट की वैल्यू अगर कहीं पर होती है। तो वहां से मैंने ये एक जनरल ऑडिशन मैंने क्रैक किया था, और आपको पता ही है कि उनका ऑडिशन लेने का प्रक्रिया भी बड़ा डिटेलिंग में होता है। तो प्रॉपर 2 3 4 5 बार ऑडिशन होने के बाद जब पता चला कि सलमान खान जी के साथ काम करने का पहला मौका था, तो करजत में शूट थी हमारी, पहले दिन गए तो शूट कैंसिल हो गया, क्योंकि सलमान भाई एक साथ 2 3 प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। उसी वक्त उनका प्रेम रतन धन पायो, उसी वक्त उनका बिग बॉस का रियलिटी शो, ये सब बहुत मैसिव था। तो दूसरे दिन जब हम वहां पर गए और जब सारे कैरेक्टर्स के साथ कबीर खान जी ने पूरा रिहर्सल किया, तो सलमान भाई रिहर्सल पार्टिसिपेट करने के लिए आए बकायदा, हाँ, बस में, और वहां सबके साथ इंट्रो हुआ, ये वो तो वहां पर हमने वो इम्प्रोवाइजेशन है एक्चुअली, वो पूरा का पूरा, कि हाँ हाँ, दैट्स नॉट स्क्रिप्टेड। तो हाँ, वो कबीर सर ने थोड़ा सा एक सिचुएशन दे दिया है कि आलोक आप आगे बैठे हो, सलमान भाई पीछे बैठे हैं, पीछे और भी पैसेंजर है, ये लड़की से कुछ कॉन्वर्सेशन करता है, आपको थोड़ा सा इंटरफेयर करना है, थोड़ा डर है फिल्म में, क्योंकि आगे चल के फिल्म बड़ी इमोशनल होने वाली है। तो वो एक 15 मिनट का पूरा एक सिचुएशन है कि सलमान भाई जो है अपनी बच्ची से पूछते हैं कि वो कौन से शहर से है, तो वो हाथ ऊपर करे क्योंकि वो बोल नहीं पाती। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस वक्त। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द अनदर बिग मूवी, रंग दे बसंती। सो सर, वहां के कुछ यादगार पल सर प्लीज बताइए, क्या था, क्या क्षण था, क्या क्या एक्टर्स के साथ सर क्या वाक्य हुए, कैसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो है सर। हाँ बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक सिनेमा तो रहेगा। रंग दे बसंती को तो हम बिल्कुल क्लासिक में ही देखेंगे, आने वाली जनरेशन उस फिल्म से बहुत कुछ सीखेगी, पढ़ेगी। तो मेरा तो उसमें बस ऐसा था कि यूं समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि बिना मांगे कोई मुराद पूरी हो जाना, वैसा वो इंसिडेंट था एक्चुअली, वो रोल मिलना। मैं तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तब पढ़ता था फाइनल ईयर में, और वहां पर एक ही लैंडलाइन फोन हुआ करता था हमारे हॉस्टल में, वकील लेन। तो वहां सडनली एक फोन आया और मैंने उठाया, तो वो फोन कास्टिंग डायरेक्टर का था। और वो कास्टिंग डायरेक्टर, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। और वो कास्टिंग डायरेक्टर जो थे वो हमारे एनएसडी के ही थे, 93 पास आउट, श्री परेश परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एनएसडी से ही हूँ, आपका सीनियर हूँ, और जयपुर में शूटिंग होने वाली है रंग दे बसंती फिल्म की, और हमें 2 3 थिएटर आर्टिस्ट चाहिए जो अतुल कुलकर्णी जी के साथ इम्प्रोवाइजेशन कर सके। तो मैंने कहा कि ऐसे भी 2 3 दिन छुट्टी है, वहां पर कुछ छुट्टियां चल रही थी हॉस्टल में, स्कूल में,
तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं और मेरे 2 दोस्त आ जाएंगे, और मैंने फोन पर उनसे एड्रेस ले लिया कहाँ पहुंचना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को कॉलेज गाड़ी जो है वो लेने के लिए आई सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और हम हॉस्टल से ऐसे छुपके से निकले कि किसी को पता ना चले कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक वो हो जाता है कि भाई आप बिना बताए कहीं निकल गए। राइट, राइट। तो हम वहां पहुंचे, तो 5 स्टार होटल में वहां रुकना था हमारा। फिर शाम को जैसे सेट पे पहुंचे तो आमिर खान सर एकदम टसन वाला उनका गेटअप था। आपको पता ही होगा कि उनकी वो हेयर स्टाइल कितनी फेमस हुई थी उस वक्त। राइट, राइट। आपको पता ही होगा कि आमिर खान सर की फिल्म में जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो उनके साथ काम करने का, तो वो ये है कि वो अपनी सिचुएशन को खुद बहुत रियाज करते हैं। यानी ही इज अ डायरेक्टर ओरिएंटेड एक्टर। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही डायरेक्ट करने लग जाते हैं, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वो सिचुएशन को बहुत बारीकाई से देखते हैं। तो आप वो मेरा सीक्वेंस तो बहुत छोटा सा है कि वहां पर अतुल कुलकर्णी जी वो म्यूजिक व्यूजिक तोड़ देते हैं और कहते हैं कि बंद करो तुम्हारी ये पाश्चात्य संस्कृति और हमारी भारतीय सभ्यता, और इस तरीके का वो एक विजन दिया है उन्होंने हिंदुइज्म के साथ उनका कॉलेज के लड़कों का जोड़ना। तो वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन आमिर सर ने है ना हमको करके दिखाया ग्रेट। कि इस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए आपकी भी, पीछे से आप भी आप आ रहे हो सकता है कि मैं आप पर अटैक कर दूं, हो सकता है मैं आपको लुक दे दूं। तो हाँ, यानी कि इस तरीके से गोलियां चल सकती है एक्टिंग की वहां पर। तो ओम प्रकाश मेहरा जी जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, और उन्होंने भी हमको यही कह दिया था कि यार वी आर ऑल सेम कम्युनिटी, क्योंकि वो भी दिल्ली थिएटर से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी दिल्ली मंडी हाउस में काफी काम किया हुआ है। तो ये बहुत यादगार चीजें रही। सर, मूविंग टू द अनदर माइलस्टोन जब मैं बात करूं, काय पोछे सर, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चुनौतियां, और क्या वो किस्सा था, क्या वो एक्सपीरियंस था सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। काइपोछे में अगर आपने फिल्म देखी हो तो ये बहुत ही कमाल की कहानी है वो। और अभिषेक कपूर जी जो डायरेक्टर है वो खुद राइटर भी है, और लेटेस्ट उनकी अभी आजाद फिल्म भी आई। और मैंने इसमें ना मानव कौल जी ने जो रोल किया है मैंने उसका ऑडिशन दिया था एक्चुअली। ओके। जो मेन कट्टरवादी रहते हैं, और वो कैरेक्टर के लिए उनको गुजराती बैकग्राउंड से ही एक्टर चाहिए थे। एंड मैं तब मैं गुजराती हूँ, और मैं पूरी तरीके से मुकेश जी के साथ भी जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा समय था वो उनका, मुकेश जी का। आज भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन तब उन्होंने क्या किया था कि 3-4 ऑडिशन होने के बाद वो मानव कौल जी वाला कैरेक्टर में मुझे लॉक कर दिया था कंप्लीटली। बोले आपका ये ऐसे ऐसे शूट रहेगा, कुछ जयपुर में शूट होगा, कुछ गुजरात में होगा, कुछ बॉम्बे में होगा। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो मानव कौल जी वाला रोल मानव कौल जी को मिल गया, क्योंकि जिसके जो होता है ना दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया था कि उन्हीं के ऑपोजिट एक और पॉलिटिशियन, ओके। और वो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, वो एहसान जाफरी का कैरेक्टर। एहसान जाफरी जिनको 2002 के दंगों में मार दिया गया था दंगाइयों ने, तो वो उनका किरदार जो है वो उस चेतन भगत की पूरी स्टोरी में भी नजर आता है जिस पर बेस्ड ये फिल्म थी। तो वो कैरेक्टर फिर मुझे मिला, तो फिर मैंने हंसते हंसते वो ले लिया कि यार चलो जो है वो अच्छा है, और आपको करना है, कर्म कर फल की आशा आशा मत रख। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि गट्टू जी ने इतने अच्छे से समझाया किरदार को, और पूरा का पूरा मेरा देखो ना तो वो स्टेज पर मैं एक भाषण देता हूँ, और वो एक ऐसा भड़काऊ भाषण है जो गुजरातियों को एकदम हिला देता है। तो वो गुजरातियों वाला जो पूरा जेस्चर और वो सब जो उसमें यूज हुआ है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो स्टेज वाली फीलिंग थी वहां। राइट, राइट, राइट। सिनेमा के अंदर स्टेज दे दिया था। राइट। तो वो बहुत अच्छा रहा, और उसमें यार हमारे बहुत अच्छे एक्टर लेजेंडरी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुशांत जी। तो सुशांत जी का क्या कमाल परफॉर्मेंस है। आज भी मुकेश जी के ऑफिस में आप जाओ ना तो सबसे पहली फोटो उसी फिल्म की लगी है, क्योंकि वो बड़ी प्यारी फिल्म बनाई थी इन लोगों ने। राइट, वेरी और ये वो वाला सिनेमा था कि जहाँ स्टार वाली क्वालिटी को थोड़ा सा साइड रख के और कंटेंट वाइज कास्टिंग हो रही थी, जिसमें सुशांत टेलीविजन से जंप करके काइपो 6 में
राजकुमार राव, अमित साध, तो ये खजाना खजाना था वो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मूविंग टू द न्यू प्रोजेक्ट्स की जब मैं बात करूं, सो दिल्ली क्राइम सीजन 2 की जब बात करूं, सर ये प्रोजेक्ट कैसा था और बाकी सारे प्रोजेक्ट की कंपेयर में क्या क्या डिफरेंट था, क्या क्या एडिशनल चीजें या क्या क्या नई चीजें और देखने को मिली, वो एक एक्सपीरियंस कैसा था सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। अगेन दिल्ली क्राइम सीजन 2, कास्टिंग बाय मुकेश छाबरा, तो हर जगह वो तो है ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश छाबरा, सच में मैं अगर बताऊं कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग रहे होंगे मुकेश जी के पहले भी, लेकिन किन्हीं ने एकदम सही तरीके से अगर इसको डिटेल में समझते हुए और उसे इजिएस्ट बनाया हो एक्टर्स के लिए, तो वो मुकेश जी है, वो लोग लिखेंगे सिनेमा के इतिहास। तो उन्होंने मेरा ये ऑडिशन किया कि उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कैरेक्टर उसमें है, वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं। राइट। तो वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक्चुअली मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ओके, ओके। तो ये दिल्ली में सांसी समाज के नाम से इनको लोग जानते हैं, तो आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे तो सांसी बस्ती आपको मिल जाएगी, चाहे जयपुर चले जाओ, महाराष्ट्र में कंजर कंजर बस्ती, कंजरवाड़ा, कंजर भाट समाज, तो ये जो सारे घुमंतू जनजातियों का कैरेक्टर था। ओके। तो उसमें भी अगेन कि मेरी मातृभूमि में जो मैं रहा, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वही के कैरेक्टर थे, मेरे आसपास के ही लोग थे वहां पर, तो वो कैरेक्टर पर्टिकुलर लिखा ही गया था मेरे मुझे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसके जो राइटर थे भावेश मांडलिया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनको मैंने ये वेब सीरीज लिखने में मदद भी की थी। अरे वाह, ग्रेट, ग्रेट। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी सीरीज है जिसमें डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों का जिक्र आता है, तो उनका डायलेक्ट कैसा होगा तुम मुझे बताओ। तो आप देखेंगे कि उसमें जो मैंने वो डायलॉग बोला है, हाँ। वो डायलॉग है ना, बहुत ही अलग लैंग्वेज में डायलॉग है, वो एक कोड लैंग्वेज होती थी इनकी साथी लोगों की, कि वो किसी को समझ में ना आए, पुलिस को समझ में ना आए, वो आपस में बात कर रहे। तो वो जो डायलॉग करके नोबड़ा बोड़किया का खोला मत्ती छिते ये चिट्टी को नहीं तो नाम मान उधड़ी जानी तेरी, तो अब ये जो डायलॉग वहां पर आता है ना, तो आप उसका सबटाइटल भी देखना। हाँ, तो वो हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी, और उसके डायरेक्टर जो थे वो हॉलीवुड के डायरेक्टर थे, तनुज तनुज चोपड़ा, मीन्स ही बेस्ड ऑन इंडियन, मीन्स वो इंडियन फैमिली से है, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई सब हॉलीवुड में ही, कनाडा में ही, अमेरिका में। तो उन्होंने वो कैरेक्टर को अंग्रेजी में मुझे समझाया और मुझे वो किसी और भाषा में एक्सप्रेस करना। ग्रेट, ग्रेट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। हमने दिल्ली में शूटिंग की, हमने एक्चुअल वो सांसी बस्ती में जाकर शूटिंग की, हमने वहां के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, हमने दिल्ली में गर्मी में शूट की, और उसमें बताया गया है कि दिसंबर की ठंड है, तो हम सब लोग दिल्ली में गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और आपको पता है जमुना के किनारे ये सब बस्तियां हैं, पहाड़गंज की तरफ, दरियागंज की तरफ, सादरा की तरफ, तो वहां कड़कती धूप में हमने ये पूरा चैसी शॉट्स है, पुलिस हमको पकड़ती है, लेके जाती है, मारती है, 3 एपिसोड तक ये स्ट्रगल चलता है, और बहुत अच्छी फिल्म है। शेफाली जी ने कमाल काम किया है सीरीज में, राजेश तेलंग जी है, तो वो सब भी आश्चर्यचकित होते थे कि यार ये कम्युनिटी का ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमको मिला है कि क्या कैसे होता है। तो कई बार उन्होंने भी कुछ एक्टिंग से रिलेटेड कुछ एक्शन जेस्चर हमसे पूछे होंगे, हमने बताए, और उसमें और भी डीएनटीज लोग थे जो डायरेक्टली एक्टिंग कर रहे थे, ही इज एक्चुअल कैरेक्टर जो एक्टेड इन द, हाँ, तो उसके अंदर वो बहुत सारे लोग हैं। तो ये रहा। सेम थिंग हाथी मेरे साथी फिल्म एक आई थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, अगेन की वो एलिफेंट के इश्यू पर थी, और आपको पता ही है कि हमारे एलिफेंट्स हम खत्म हो रहे हैं बिकॉज उनके दांतों का बिजनेस, ये वो हर चीज में लेकर, तो वो एलिफेंट के खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जंगल खत्म हो रहे हैं। तो वो जंगल को बचाने के लिए एक आदमी था जो आसाम में एलिफेंट को बचाता था, तो उसकी बायोपिक थी वो फिल्म, जिसका कैरेक्टर राणा दग्गुबती जी ने किया था। और राणा दग्गुबती इतने मेहनती और डेडिकेटेड वाले एक्टर है ना, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ यानी कितना डाउन टू अर्थ है कला के मामले में, क्योंकि उनकी थोड़ी हिंदी कमजोर थी, तो उन्होंने एक अपना हिंदी टीचर रखा हुआ था। भले वो हिंदी टीचर को भी रोजगार मिल रही है, लेकिन उस बहाने क्या है ना कि काम में कोई अड़चन नहीं आ रही। राइट, राइट, परफेक्शन शुड बी देयर। हाँ, फिर मेरा उसके अंदर जो सीन है वो बड़ा ड्यूल इमोशंस है, कि मैं चेहरे पे भाव कुछ और दिखा रहा हूँ, ऐसे माफी मांग रहा हूँ,
और अंदर एकदम मैं कुत्ते वाले डायलॉग बोल रहा हूँ, एकदम बुद्धि वाले। तो वो जो प्रभु सोलेमन ने जो हमको बताया अगेन कि वो साउथ इंडियन थे, उनको इंग्लिश समझ में आती थी, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो एक्टिंग जो है ना वो लैंग्वेज की भूखी नहीं है, लैंग्वेज की मारी नहीं है, एक्टिंग बियॉन्ड द लैंग्वेज। Right. Very true. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गेटिंग दैट कैरेक्टर। हाँ, तो फिर कहते हैं कि क्या करूं मैं, तो इसके लिए आपका एक काम करो, आप वो कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनना शुरू करो। तो जैसे ही वो कैरेक्टर के हम पुराने कॉस्ट्यूम पहनने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी भी पुरानी लगने लगती है। okay, okay. तो वो वाला जो फील है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक्टर ही अपने जीवन में फील कर सकता है, बाकी किसी को ये मिलता नहीं। एंड अगेन कि फिर वकील का एक मुझे कैरेक्टर मिलना शुरू हुआ। Okay. तो शेफाली भूषण के इसमें, और इसमें कास्टिंग की थी इन्होंने, कास्टिंग डे, अभिषेक बैनर्जी। तो वो कोर्ट रूम ड्रामा, लंबे लंबे डायलॉग, और आप समझते आ रहे हो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वकील के कैरेक्टर्स को लेकर पूरा एक इतिहास है। Right, right, right. जिन्होंने वकील के रोल कर दिए वो नेशनल अवार्ड भी लिए हैं। आई मीन हमारे लेजेंडरी एक्टर सनी देओल सर, उन्होंने दामिनी फिल्म में वो वकील का किरदार करके नेशनल अवार्ड पाया। उनके सामने जो काउंटर एक्टर थे वो क्या कमाल एक्टर, अमरीश पुरी साहब। फिर कहीं बचपन में मैंने मेरी जंग फिल्म से बहुत इंस्पायर हुआ था मैं, अनिल कपूर जी की, कि वो वकील का होता है कि माय लॉर्ड, क्या जिसके पास सबूत नहीं होता है वो क्या बेगुनाह नहीं होता है, एंड ये तो वहां फिर गए तो, लेकिन शेफाली भूषण ने कहा कि आलोक सर हम ऐसा वकील नहीं दिखाना चाहते जो आप सोच कर आए हो। तो मैंने कहा कि मेरे पापा वकील थे, तो मैंने उनको भी ऑब्जर्व किया है। तो बोले कि हाँ आप अपने पापा के कैरेक्टर से सिमिलर कोई एक ऐसा कैरेक्टर, जो नॉर्मल केस है, ये ऑटोमोबाइल का केस है, एक्सीडेंट का केस है मेरा, उसमें गिल्टी माइंड, जो एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ड्राइवर लेस, वो एक्सीडेंट कर देती है, तो अब केस किस पे होगा, ड्राइवर तो है नहीं, तो केस ऑब्वियसली मालिक पे होगा, तो मालिक पे केस किया हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा। तो वकील के कैरेक्टर को लेकर मुझे बड़ी यानी कि ये होप रहती है कि उसमें है ना आपको स्पीच वर्क करने को मिलता है, Right. क्योंकि एक्चुअल लाइफ में भी वकील स्पीच वर्क पे काम करते हैं, इसीलिए वो आर्गुमेंट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, एक्टिव लिसनिंग होती है कि आप पहले सुनो जज ने क्या कहा, आप सुनो पहले मुजरिम ने क्या कहा, देन यू रिएक्ट। तो ये सारी चीजों में हमने 2-3 दिन वो शूट किया। तो उसी से रिलेटेड फिर मुझे ये शांति भूषण का रोल मिल गया, जो वो अगेन वकील। Right. तो ऐसा भी नहीं था कि वो मेरे उस गिल्टी माइंड के कैरेक्टर को देखकर मुझे ये रोल मिला, वहां पर फिर एक अलग फ्रेश नया वकील जो और उससे बड़ा वकील है स्टेटस वाइज, Right. स्टेटस उसका और बड़ा है। उसके बाद फिर मुझे एक मेक माई ट्रिप की एड में भी वकील का रोल मिल गया, जो कॉमेडी है, जो अभी आनी आनी है अभी, वो रणवीर जी और आलिया जी के साथ। Okay. तो ऐसे वकील का वो चलने लग गया। अभी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ वो खासाबा फिल्म है, तो वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं उनका कोच बना हुआ हूँ। मराठी फिल्म, नागराज नागराज मंजुळे जी की फिल्म। तो दिस इज माय जर्नी। Moving to the personal questions, what role has been the most challenging for you or क्यों? मुझे तो लगता है कि यही मैं कहूंगा चैलेंजिंग था सबके लिए, जैसे सारी टीम के लिए ये फिल्म चैलेंजिंग थी, कंगना जी के लिए भी उसी तरीके से ये शांति भूषण का रोल करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग। Okay. एक सिचुएशन आती है उसमें कि शांति भूषण जी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं दिल्ली में, और उन्हें पुलिस अरेस्ट करने आती है, पुलिस अरेस्ट करने आती है। तो मैं तो खाना खाऊंगा क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड हूँ, तो मैं तो हाँ। लेफ्ट हैंड से खाना खाऊंगा। Right, right, हाँ. तो फिर मैंने असिस्टेंट को बुलाया, सुजीत, बहुत कमाल का असिस्टेंट है वो सुजीत। तो वो सुजीत बहुत ही अच्छे से आया, और फिर उसने कहा कि सर सेफ साइड है कि आप राइट से ही खाना खाएं। Right, right. तो ये भी एक होता है ना कि आपको कब कहाँ क्या मूवमेंट पे, तो वो एक इसलिए भी, एंड देन कि मैंने कौमी कपूर जी का वो नॉवेल भी पढ़ा हुआ था, तो उसमें वो किरदार बहुत बड़ा है, Okay. क्योंकि उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी शांति भूषण जी की। लेकिन यहाँ पर भी शायद तो ये फिल्म बनाने में उनकी भी एक मर्यादा रही हो कि सारे पात्रों को उन्होंने न्याय देना था, Right. तो उस हिसाब से। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये क्या है ना कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपकी एक इमेज बनाकर रखते हैं। बराबर. जैसे अगर आप कहो कि मिर्जा गालिब का कैरेक्टर जो है वो नसीरुद्दीन शाह सर ने जिस तरीके से किया है, तो एक इमेज बनी हुई होती है ना
आपकी। राइट। हम अब आंख बंद करते हैं तो हमें मिर्जा गालिब, नसीरुद्दीन शाह की शक्ल में दिखाई देते वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये तो है ही सर, ये तो एकदम सही हैं। बात हाँ, है सर। तो मेरे हिसाब से ये सबसे चैलेंजिंग था, तो मैंने उस पे काम भी किया। मैंने थोड़ा शेफाली जी से हेल्प ली, और इवन तब शांति भूषण जी भी थे इस दुनिया में, हम्म, लेकिन काफी बीमार रहते थे वो। उनके अंत समय में वो 94 ईयर्स से भी ज्यादा उम्र पाई उन्होंने। तो इस तरीके से उनसे भी मिलने का कुछ मेरा वो था कि मैं जाकर मिलूं, उस किरदार के बारे में जितना समझ पाऊं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन होता है कि आप एज ए एक्टर फिर आप थोड़ा किताबों का सहारा लेते हो। कुछ मेरे अच्छे लॉयर्स जो मेरे कलीग रहे, मैंने उनसे मशवरा लिया, तो यही बात सामने आई थी कि आपको वो कैरेक्टर को डिग्निटी के साथ रखना है। राइट, वेरी ट्रू। हाँ, यानी कि वो फिल्मी ना हो जाए बहुत ज्यादा। और वो, हाँ, तो कंगना जी के भी आपको पता है कि उनके खुद के अभिनय के अनुभव इतने अच्छे रहे, तो उन्होंने भी अच्छे से डायरेक्ट किया था। सर, मूविंग टू द पर्सनल क्वेश्चन अगेन। सर, आपका जो इंटरेस्ट है, जब मैं बात करूं रीडिंग और स्विमिंग, तो सर कैसे आप टाइम दे पाते हैं इसको? रीडिंग का तो बस ये है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब हम गए तो हमारी एक क्लास ही होती थी, जिस क्लास का नाम था लाइब्रेरी क्लास। ओके। तो वो एक अनुशासन मैंने वहां से सीख लिया था कि लाइब्रेरी क्लास का मतलब होता है कि लाइब्रेरी में जाकर बैठना, वहां पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं जितना खंगाल पाओ वो पढ़ो, जितना फ्री में मिल सकता है पहले वो पढ़ो, फिर अगर आदत बन जाती है तो आपका पढ़ाई का कारोबार जिंदगी भर चलता रहे। राइट, राइट। तो इसमें मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ मेरे गुरु डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी को, जिन्होंने कहानियों का रंगमंच की एक शुरुआत की, कि जिससे क्या होता है ना कि अभिनेताओं को कहानियां पढ़ने में दिलचस्पी आने लगती, ओके, ओके। वरना अभिनेता को डायरेक्ट डायलॉग चाहिए। तो अंकुर जी से हम पूछते थे, मैं बोला सर अब इसमें मेरा रोल क्या है? ओके, ओके। तो बोले बेटा ये तो तुमने बहुत यक्ष प्रश्न पूछ दिया। बोले ये तो हमें भी नहीं पता मेरा क्या रोल है, आई मीन इसमें। तो बोले कहानियों को बिल्कुल न बदलते हुए, एक शब्द भी न बदलते हुए आप पूरी कहानी को नैरेट कर रहे हैं थ्रू द कैरेक्टर। आप सोचिए, तो फॉर एग्जाम्पल कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी में वो बड़े भाई साहब है और एक छोटा भाई है, तो वो छोटा भाई एक्चुअली देखा जाए तो 8 साल का है ना, और बड़ा भाई जो है वो शायद उससे 3 साल बड़ा है, लेकिन पढ़ाई में फिर भी 2 ही साल आगे है। तो 8 साल के बच्चे का रोल आप कर रहे हो, मानकर चलो तब हम एलएसडी में थे, तो 23-24 साल के, 25 साल के हम लोग, तो वो अदा जब सीखी ना मैंने, तो मुझे लगा कि ये अदा में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी रहती है वॉक्यूबलरी, कि आप जितना वॉक्यूबलरी को डेवलप करेंगे। तो मैंने वहां से लाइब्रेरी का संग लिया और लाइब्रेरी की किताबें वहां से पढ़नी शुरू की। मैंने सबसे पहले महाश्वेता देवी, विमल मित्र, फिर निर्मल वर्मा, स्वदेश दीपक, शंकर शेष, गिरीश कर्नाड, इन सबको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाकर मैंने पढ़ा। और फिर वो वहां पर एक मुंशी प्रेमचंद की शुरू की हुई एक हंस नाम की पत्रिका आती थी, आज भी चलती है। अभी उनके बाद वो राजेंद्र यादव जी ने चलाई थी, अब उनकी बेटी चला रही है, रचना यादव जी। तो वो पत्रिका आज भी मेरे घर आती है। तो सोचिए, मैं 25 साल से उस पत्रिका का पाठक। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि वो एक खुराक की तरह काम करती है, कि आप कुछ मस्तिष्क की खुराक देते रहो, तो पढ़ने का आनंद वहां से आया फिर। और इत्तेफाक से हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जितने नाटक किए ना, वो सारे नाटक है ना साहित्य कृतियों पर आधारित थे, वो पहले से बने बनाए नाटक नहीं थे। राइट, राइट। जैसे हमने सलमान रश्दी का नाटक किया था मिडनाइट चिल्ड्रन, आधी रात की संतानें, उनके नॉवेल को हमने इम्प्रोवाइज किया। फिर हमने साहिब बीबी गुलाम, विमल मित्र का उपन्यास, उसको हमने इम्प्रोवाइज किया। फिर हमने जोगवा मराठी, जिसको हमने जुलवा, हाँ जुलवा के नाम से जो वामन केंद्र जी का डायरेक्ट किया हुआ, वो किया। फिर वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, वो एक नॉवेल थी, वेस्टर्न स्टोरी थी। लॉलिटा, लॉलिटा जो फिल्म हुई थी, लॉलिटा नॉवेल पर हमने प्ले किया, जिस पर हिंदी फिल्म भी बनी। तो इस तरीके की समझ कहीं ना कहीं हमारे साहित्य से मेरी जुड़ गई, जो आज तक बनी हुई है कि आज भी कोई ना कोई नॉवेल उपन्यास चलता रहता ग्रेट, 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 ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द टेक्निकल क्वेश्चन, क्या डिफरेंसेस है एक्टिंग इन ए फिल्म वर्सेस ए टीवी कमर्शियल में? सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। है। देखिए, ऐड को लेकर यही है कि ऐड आपको एक अच्छा रोजगार देती है, अच्छा पैसा देती है।
सबसे पहली बात, क्योंकि हाईली कमर्शियल है। आप मैंने मिरिंडा का ऐड किया था विद आसिन, तो तब आसिन जो है बहुत बड़ी स्टार थी आफ्टर द गजनी, और साउथ में बहुत बड़ा नाम। और तो वो ऐड जो है ना, वो मेरी 3 भाषा में बनी थी, हिंदी, तमिल और तेलुगु। यानी हैदराबाद में भी चल रही थी, चेन्नई में भी चल रही थी, और हमारे यहाँ भी चल रही थी, और सिनेमा हॉल में चल रही थी। तो ऐड क्या होता है ना, कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, कि आपका 30 सेकंड का किरदार है लेकिन आप दिन में 100 बार दिख रहा है। तो एक ये है कि ऐड का कंपटीशन टफ है, क्योंकि ऐड में आप कितने बड़े स्टार है ये नहीं देखा जाएगा, ऐड में ये देखा जाएगा कि आप प्रोडक्ट से कितना कनेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। तो आप अगर ऐड फिल्म की जब ऑडिशन स्क्रिप्ट देखते हैं ना, तो देखा जाए तो उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब ऐड बनकर आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि आपने इतना कुछ किया है। ओके ओके ओके। तो मेरी एक बहुत अच्छी ऐड है, ट्रू कॉलर की ऐड है, बहुत अच्छी ऐड है। यानी कि आज वो माइलस्टोन है मेरे करियर का, कि अब मुझे ऑडिशन देने का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऐड भेज देता हूँ तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदे का एक्टिंग का कैलिबर किस तरीके से देखा जाए। तो वो अमित शर्मा जी ने क्या है ना, कि वो पूरी फिल्म की प्रोसेस से ऐड बनाते, ओके। और उसमें आप लीड कर रहे हो। तो फिल्म एक्टिंग और टीवी कमर्शियल में सबसे ये है कि आपका फिल्म में ना, आपके आसपास थोड़ा और माहौल रहता है। एड में आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हो एक ही जगह पर, और उसमें वो एक एक एक्सप्रेशन, तो जितना डिटेलिंग में मेहनत एड फिल्म्स में है उतनी फिल्म में तो है ही, लेकिन कैरेक्टर के रोल के लिए आप समझ सकते हो कि उसके लिए चैलेंज टीवी एड में ज्यादा है, मेहनत ज्यादा टीवी एड फिल्म्स मांगता है। ग्रेट सर। मूविंग टू द कनेक्टेड क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, एंड इम्पोर्टेंट वन टू, कि आगे क्या क्या स्पेसिफिक जेनर की मैं बात करूं या रोल की बात करूं जो आप आगे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक रोल की जब मैं बात करूं, भूमिका की बात करूं। हाँ, मैं मुझे आगे चल के तो रोल तो क्या है ना, कि जो मिल जाए, आई मीन हम लोगों के लिए कभी भी रोल छोटा नहीं होता, एक्टर ही छोटा पड़ जाता है। ये हमको और अंकुर जी ने ही समझाई थी ये बात, कि कोई भी प्रोडक्शन में आप ये मत सोचो कि आपका रोल छोटा है उनका रोल बड़ा है। नाटक में भी हम लोग सोचते थे कि मैं ऑथेलो क्यों नहीं बना, है ना, मुझे हर बार क्यों ये उनके सेनापति बना देते हैं। तो इस तरीके की जब पहले से ही संस्कार थे, तो इस लिहाज से आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं अपने आप में। और अभी आप देखो कि दौर भी थोड़ा सा बायोपिक वाला, हाँ, दौर आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस तरीके के कैरेक्टर निभा पाऊं। तो मेरा सौभाग्य होगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जैसा कोई कैरेक्टर हो, है ना, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स में आप और लोगों को जोड़ सकते हो, महादेव भाई देसाई का कैरेक्टर हो, जिनको इतिहास में ढूंढना अभी बाकी है, राम भजदत्त चौधरी का कैरेक्टर हो, बंकिम चंद्र का कोई लेखक का कैरेक्टर हो। तो इस तरीके के कैरेक्टर में मेरी यानी कि रुचि ज्यादा रहती है। बाकी तो जो कैरेक्टर मिल जाए उस पर आप अपना फोकस तो कर ही सकते हैं, वो तो कला है जो हमको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टफ है, व्हाट हैज बीन योर ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री सो फार? फिल्म उद्योग से, फिल्म जगत से अब तक की आपकी सबसे बड़ी सीख सर क्या रही? फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं और हमारा बॉलीवुड जो है, वो सही मायने में देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा आमदनी करने वाला सिनेमा है। यानी कि फिल्म का बिजनेस इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपके पास एक अच्छा समूह है फिल्मों को देखने के लिए। तो मैं इस बिजनेस में या इस प्रोफेशन में जब आया, तो तब से लेकर अभी तक ये हमको सिखाता रहता है फिल्म इंडस्ट्री, कि यहाँ कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं है, और हर किसी के ड्रीम्स है, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके पास चाबियां भी है, उन पर लगे हुए हैं। तो बेसिक सीख मुझे यही सिखाता है कि आप काम करो, जितना आप काम करेंगे, यानी जितना आप दिखेंगे उतना आप बिकेंगे। तो ये बिल्कुल भी हमें दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि यार मैं वेब सीरीज में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ फिल्म करूंगा, या मैं टीवी शो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए कि जो आपको मिल रहा है उसमें आप बेस्ट करें। तो लगे लगे रहना कोई अगर सिखाता है तो यही फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड में आप मेहनत नहीं करोगे तो तुरंत आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। राइट, वेरी ट्रू। बाकी किसी और भी फील्ड में आप थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी नहीं चली जाएगी।
जैसे कि है ना, कोई नौकरी करने वाला बंदा है, लेकिन हमारा काम ही ये है कि आपके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे राइट। जिसकी उनको वांट है, तो वो क्यों आपको एंटरटेन करेंगे? तो लगे रहो। सर, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर कैरियर? अब तक की जितनी भी यात्रा रही है, आपकी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव, और आपने जो भी संघर्ष रहे, इसमें सर सफलता को आप कैसे परिभाषित करते हैं? सर, इसके बारे में प्लीज बताएंगे। सफलता का सिंपल परिभाषा जो मुझे बंबई शहर ने सिखाई है वो ये है कि आप अपने ग्रेटिट्यूड को, कि आप रोज नया दिन देख रहे हैं इस शहर में, और आपका काम चल रहा है, आप जो सोच कर आए थे वो करने को मिल रहा है, इससे बड़ी सफलता और क्या हो, है ना? तो मैं ये सिंपल सी परिभाषा कहूंगा कि सफलता को हम भौतिक चीजों के साथ अगर ना जोड़े, कि आपके पास कितने फ्लैट है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को सफल मानते हुए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सफलता अभी दूर है ऐसा मानते हुए ना करते हुए, तो मैं तो अपने आप को आज यही परिभाषित कर रहा हूँ कि मैं बॉम्बे में अपने परिवार के साथ सर्वाइवल कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ रहा हूँ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो सिंप्लिसिटी के साथ अगर आप इसमें रहते हैं डाउन टू अर्थ, तो इससे सफल और कोई चीज नहीं होती। सर, मैं एक लास्ट सेकंड सवाल में लेना चाहूंगा, एंड यस, इट इज इम्पोर्टेंट वन। उन लोगों के लिए जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, सिनेमा जगत में आना चाहते हैं, सर उनके लिए क्या पॉइंटर्स हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो सर आप दे सके उनको, जो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी? इन मेजर इसकी बात करूं, एक्टिंग कैरियर की ही जब मैं बात करूं, एज ए प्रोफेशनल। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आना और जाना लगा रहता है, और जब आप इधर आते हैं तो सभी एक्टर्स की जर्नी को अगर आप तराशते हैं, तो आप अमूमन पाते हैं कि जिनका कोई गॉडफादर नहीं है या जिनके पास कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उन सारे एक्टर्स ने अपनी जर्नी को दो स्किल्स में बांटा है, कि या तो हम अभिनय करेंगे बंबई में, और या हम अभिनय से रिलेटेड कोई दूसरा ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी कुछ आमदनी हो। वो वो जैसे टीचिंग हो सकता है, वो जैसे राइटिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है किसी स्टेज शो के लिए। तो ऐसा कोई एक स्किल्स भी अगर आप साथ में लेकर आते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है ना? आप देखते हो कि हमारे अभी बहुत अच्छे स्टार है प्रतीक गांधी जो एक्टर है, तो उनका यही था कि वो बॉम्बे में थिएटर भी कर रहे थे, जो अभी नहीं है, जो इनका ड्रीम है, और साथ में एक स्किल और था उनके पास, जो एक कोई जॉब भी वो करते थे मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ऐसे ही आज हम सब एक्टर्स है, तो योगा एक बहुत अच्छा आर्ट है, हम उसको भी डेवलप करते हुए आगे बढ़े। तो आपको क्या है ना, कि एक कला को संभालने के लिए दूसरी कलाएं आपको मदद कर सकती है, और ये मैं सभी को सजेशन दूंगा कि इस तरीके का एक स्किल्स के साथ अगर आप कूच करते हैं, तो आपका आत्मबल और बढ़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा योगीराम के सारे व्यूवर्स को कि आज हम बात कर रहे थे आलोक सर से, जिनको आप जानते हैं बजरंगी भाईजान, रंग दे बसंती, काय पोछे, इमरजेंसी, दिल्ली क्राइम, और बहुत सारी ऐसी मूवीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारी एड्स में आपको इनको देखा होगा। जब बात करूं ट्रू कॉलर की, और भी बहुत 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 सारी एड्स हैं जिनसे आप इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, जिनसे आप देखा है आपने। मैं जब टीवीएस की बात करूं, अमेजन की बात करूं, या हाथी मेरे साथी की जब मैं बात करूं, तो सर ने आज बहुत प्रेशियस टाइम हमें दिया और उनकी जर्नी बताई। सर, एक मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का, योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबके लिए सर एक क्या लास्ट मैसेज सर आप देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो योगी राम जी, आप और आपकी पूरी टीम, इस चैनल की जो टीम है वो जो भी उत्तरदायी है इसका, वो इतना कमाल का आपका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसको आपने इतने सही तरीके से अप्लाई किया है कि बहुत अच्छा लगता है। और भी मैंने आपके जो पॉडकास्ट यहाँ पर देखे, तो एक साक्षात्कार का जो मेन हार्ट होता है कि हमारी बातचीत से कुछ निकल कर आए, कुछ ऐसी बात जो आपके व्यूवर्स के लिए वो ज्ञानवर्धक हो, तो वो मुझे एकदम फलीभूत होता है। तो मैं सारे आपके व्यूवर्स को, जो भी देखते हैं इस चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत
शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरीके के चैनल को वो देखते हैं और उससे अपना ज्ञान वर्धन होता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा लगा। योगीराम की टीम के तरफ से सर रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। और जैसे मैंने कहा सर, अभिषेक खन्ना सर, अमित चेतवानी सर का, बिल्कुल। इनका भी थैंक्स जिनसे आपसे कनेक्ट हो पाया मैं। एंड मैं चाहूंगा और भी ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट हूं, उनकी यात्रा बताऊं और क्या क्या पढ़ा हुआ है, कैसे कैसे आपने वो जर्नी जो आपकी है इतनी शानदार, बोलिए क्या क्या किस्से हुए, ये सब जानने में व्यूअर्स को, मेरी टीम को और स्पेशली मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो सर थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू, थैंक्स अ धन्यवाद। लॉट सर। धन्यवाद।